नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में CHSL जो अभी हुआ है रिसेंटली 2021 वाला, उसके बेस्ट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है और कुछ 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आज जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देन नंबर सिस्टम, देन परसेंटेज, इस तरीके से। तो मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि आप पहले क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करें, देन आप सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया गया है, मलाया वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। तो मलाया नाम की एक लड़की है जो कि एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड घूमती है एट द रेट ऑफ 7 राउंड्स पर आवर। तो एक घंटे में वो 7 चक्कर काट लेती है उस सर्कुलर फील्ड के। जबकि दूसरी जो लड़की नेहा है वो उसी सेम राउंड के उसी सेम सर्कुलर फील्ड के 11 चक्कर काट लेती है एक घंटे में। ठीक है। और वो जो दोनों लड़कियां हैं वो एक जगह से स्टार्ट करती हैं। ठीक है। और कैसे जाती हैं? सेम डायरेक्शन में। तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में वो जा रही हैं और वो चलना स्टार्ट करती हैं 2:45 पे। ठीक है, एक ही जगह से, ये दिखा, सेम पॉइंट से शुरू करती हैं चलना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वो पहली बार एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हम एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल बनाया हमने, मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया चलना। ठीक है, तो यहाँ पे नेहा होगी और नीचे यहाँ मलाया होगी। ठीक है, मलाया की स्पीड कितनी है? 7 राउंड्स पर आवर। 7 राउंड्स पर आवर। और नेहा की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 11 राउंड्स पर आवर। ठीक है, अब आप एक बात बताएं कि अगर ये सेम पॉइंट चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, तो अगर इनका टाइम सेम है तो इनके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होगी उसका जो रेशो होगा वो इनके स्पीड के रेशो के प्रोपोर्शनल होगा। सही बात है। तो इनका अगर स्पीड का रेशो मलाया रेशो नेहा वो कितना है? 7:11 है। तो इनके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होगी वो भी 7:11 में ही होगी। ठीक है, मतलब ये है कि जब मलाया 7 यूनिट चलती है तो नेहा जो चलेगी वो चलेगी 11 यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें जो क्रॉसिंग होगी वो करेगी नेहा मलाया को। ठीक है, अब अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और अगर इनको क्रॉस करना है तो नेहा को अगर मलाया को क्रॉस करना है तो वो क्रॉस कब कर सकती है? जब उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो इसकी एक सरकमफ्रेंस के कंप्लीट है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 4 यूनिट का। अगर इस 4 यूनिट को मैं एक राउंड के बराबर कर दूं तो इन दोनों की क्रॉसिंग में करवा पाऊंगा। सही बात है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? एक राउंड का 1/4 भाग। अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ भाई? 1 यूनिट की वैल्यू r/4 है। मतलब मलाया ने टोटल डिस्टेंस कितना चला है? तो मलाया ने चला होगा 7r/4। सही बात है। अब जितना डिस्टेंस, मतलब जितना टाइम 7r/4 कवर करने में मलाया को लगेगा उतनी देर में नेहा इसके पास आ जाएगी और इसको क्रॉस कर देगी। अब इतना डिस्टेंस चलने के लिए मलाया को टाइम कितना लगेगा? तो सीधी सी बात है भाई, ये जो टाइम लगेगा ये लगेगा 15 मिनट। वो कैसे निकाला? मलाया 1 घंटे में 7 राउंड कंप्लीट करती है, तो 7 राउंड का 1/4 भाग घंटे के चौथाई भाग में कवर करेगी। तो 1 घंटे का 1/4 भाग कितना होगा? 15 मिनट। मतलब ये है कि 15 मिनट में उसने 7 राउंड जो है 7 राउंड का 1/4 भाग कवर कर लिया होगा। उतनी ही देर में नेहा जो है उसके पास आ जाएगी और उसको क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जिस टाइम से वो चलना शुरू करेंगे उससे 15 मिनट ज़्यादा वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो मतलब वो 2:45 पे शुरू किया उन्होंने चलना, तो 15 मिनट ज़्यादा मतलब 3 बजे। तो 3 बजे वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसको हम वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं भाई। आप एक बात देखो, 7 राउंड का 1/4 भाग कितना होगा? 7 राउंड का 1/4 भाग होगा एक कंप्लीट राउंड प्लस 1 राउंड का 3/4 भाग। तो ये डिस्टेंस कवर किया मलाया ने। अब हम चेक करेंगे नेहा ने कितना कवर किया इतने टाइम में। तो नेहा करेगी भाई 11r/4, मतलब 2 राउंड पूरे और तीसरे राउंड का 3/4 भाग। अगर आप ध्यान से देखें ना तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 राउंड का ही है। मतलब जब मलाया 1 राउंड तो पूरा कर चुकी है और इस राउंड का 3/4 भाग, मतलब अगर मैं बताऊं तो अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करें तो मलाया यहाँ पहुंची होगी। तो उसी दौरान में जो नेहा है वो 2 राउंड कंप्लीट करके और तीसरे राउंड का 3/4 भाग यहाँ पहुंच गई होगी और यहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी सुनीता ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 450 मीटर पर मिनट एंड फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 1.4 टाइम्स ऑफ हर इनिशियल स्पीड। मतलब इसने बोला है कि भाई पहले भाग की जो जर्नी है वो सुनीता ने 400 मीटर पर मिनट की गति से तय की, और जो बची जो शेष भाग है, जो दूसरा भाग जो बचा है, उसमें उसकी जो गति थी, उसकी जो पहले गति थी उसका 1.4 टाइम्स है, मतलब 1.4 गुना गति से ज़्यादा, मतलब 1.4 गुना की गति से उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब आगे आपसे दिया गया है कि इफ सुनीता ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ, अगर उसने टोटल डिस्टेंस 33.33 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस दैट सुनीता ट्रेवल्ड एट अ लोअर स्पीड। तो कम चाल पे जो चली गई दूरी है
तो कम स्पीड से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, तो अगर मान लो सुनीता यहाँ से चलना शुरू करती है और ये इसका पहला भाग है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो इसकी यहाँ की स्पीड का 1.4 टाइम्स है, तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि मतलब 1.4 का मतलब क्या होता है, 1.4 का मतलब होता है 7/5। अगर यहाँ स्पीड 7 यूनिट है तो यहाँ स्पीड जो यूनिट रही होगी, और 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 450, तो 450 मीटर पर मिनट। तो ये इसका 90 गुना है, तो यहाँ पर इसका 90 गुना कितना आ जाएगा, 630 मीटर पर मिनट। तो आपको एक चीज पता चल गई कि मैंने स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है वो 450 से ट्रेवल की है, और जो सेकंड पार्ट है वो 630 से किया है। और ओवरऑल भी मुझे पता है। ओवरऑल मुझे कैसे पता है कि भाई मुझे एक चीज दी गई है कि 33.3 किलोमीटर को मैंने 1 घंटे में ट्रेवल किया है। 1 घंटे में अगर मैंने ट्रेवल किया है तो मतलब यहाँ से मेरी ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 33,300/60। इसको काट लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 और 5, 555 मीटर पर मिनट। ये मेरी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। तो यहाँ पर मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, और अगर मैं स्पीड पर एलिगेशन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रेशो किसका मिलेगा, टाइम का मिलेगा, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में होती है स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूँ, अब एलिगेशन में लगाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, और ये मेरी नेट स्पीड है, ठीक है। तो इसको इन दोनों में से माइनस करेंगे, तो 555 में से 450 माइनस जब हम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 105, और 555 में से 630 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 70 और सॉरी यहाँ बचेगा 45 और 30, 75, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम रेशो लेंगे तो 15 से मैं काट सकता हूँ इसको, 15 पंजे और 15 सते, मतलब ये टाइम का रेशो आ गया मेरे पास 5:7। तो अगर पहला डिस्टेंस मतलब जो पहला पार्ट होगा कम स्पीड से जो चलेगी डिस्टेंस होगी उसको उसने तय किया है 5 यूनिट टाइम में, और जो 7 यूनिट स्पीड से मतलब जो 630 मीटर पर मिनट से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया उसने 7 यूनिट तक। अब टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और यहाँ ये वैल्यू है 12 यूनिट की, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मिनट। तो भाई 25 मिनट अगर इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो दूरी ट्रेवल की है ये 25 मिनट तक की है। 25 मिनट में 450 के हिसाब से मैं कितना जा सकता हूँ, 450 के हिसाब से मैं जा सकता हूँ 450 गुना 25, ये चीज़ मीटर में आ गई होगी, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो मेरा किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। 25 से काटेंगे 40 पे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 45/4, 11 सही, 1/4 मतलब 11.25 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई चोर है, उसको कोई पुलिसमैन देखता है, कितने डिस्टेंस से, 225 मीटर से। जब वो उसको देखता है तो पुलिसमैन उसको चेस करना शुरू कर देता है, और उसी टाइम पर चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो चोर है उसकी स्पीड जो है वो है 11 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा गया है पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं कि वो कितने टाइम में उसको पकड़ेगा, देन वो इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। बट इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, वो ये कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पुलिसमैन है और यहाँ थीफ है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 225 मीटर का है, तो अगर थीफ मान लो यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, ठीक है, तो थीफ ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उतने ही टाइम में पुलिसमैन ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर दोनों के लिए टाइम सेम है, ठीक है। अगर दोनों के लिए टाइम सेम है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि उनकी जो स्पीड का रेशो होगा वो उनके डिस्टेंस का रेशो होगा। तो अगर इसकी स्पीड 11 है, ठीक है, और इसकी स्पीड 13 है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कितना किया होगा, वो किया होगा 11 यूनिट का, और इसने किया होगा 13 यूनिट का। मतलब जो डिस्टेंस पुलिस ने और थीफ ने ट्रेवल किया, इसने 13 यूनिट किया है तो इसने 11 यूनिट किया होगा, ठीक है। अब जो थीफ का जो आंसर आना चाहिए, थीफ द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो 11 का मल्टीपल होगी। ऑप्शन एक बार आप देखना, ठीक है। ऑप्शन पे हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें ना तो इनमें से एक भी ऑप्शन, इन लास्ट 3 ऑप्शनों में से एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 11 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें केवल ए ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसने 13 यूनिट चली है तो इसने 11 यूनिट चली होंगी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 225, बट यहाँ पर रेशो की फॉर्म में ये कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का बराबर हो गया 225 मीटर के, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएंगे 225 मीटर के। यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी, वो ये कि मुझे निकालनी है 11 यूनिट की वैल्यू। तो 11 यूनिट की वैल्यू होगी 11 गुना 225/2। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यही आएगा 1237.5 किलोमीटर, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक 9 डिजिट की संख्या है, संख्या आपको दी गई है ये 9 डिजिट की, और ये संख्या जो है ये 72 से विभाज्य है, ठीक है। 72 से ही संख्या पूरी डिवाइड होती है।
तो आपको आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p-1। 2p-1 की वैल्यू क्या होगी जब n को हम सेकंड लार्जेस्ट लें, ठीक है, फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n की जो भी वैल्यू है उनमें से हम n की कौन सी वैल्यू लें जो दूसरी सबसे बड़ी है, ठीक है, उसके लिए p की क्या वैल्यू होगी, और वहां से हम p की वैल्यू निकालेंगे और देन हम 2p-1 की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी, 9 से भी होगी। तो अब मैं चेक करूंगा सबसे पहले इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसमें n की वैल्यू सेट करूंगा मैं पहले, फिर n के कोरस्पॉन्डिंग में p की वैल्यू फाइंड करूंगा। 4 2 9 7 8 and 6, ठीक है। अब आप ध्यान दें n की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है आपकी 8 and 6। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ले सकता हूँ मैं, तो 80 तो पूरा हो जाएगा बट 6 नहीं हो पाएगा। 1 ले सकता हूँ, बिल्कुल 80 में 80 तो हो जाएगा, 1 और 6 16 बना देगा, 16 डिविजिबल है। आगे अगर हम देखेंगे 26 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, फिर 56 होगा, 56 होगा n की वैल्यू 5 पे, ठीक है। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो सकता है क्या, 88 तो पूरा हो जाएगा बट 6 नहीं होगा। 9 अगर हम देखेंगे तो 88 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 9 भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी n की वो क्या होगी 5। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 5 सेट कर देता हूँ, तो n की वैल्यू मैंने 5 सेट कर दी। अब मुझे p की वैल्यू देखनी है, तो वो मैं देखूंगा 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे 5 और 4 तो सीधा सीधा कट गया, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 भी कट गया, 7 और 2 भी कट गया, 8 और 6। अब देखो 6 और 5 11 और 8, 11 और 8 हो गया 19, ठीक है। 11 और 8 कितना हो गया 19 हो गया, 19 प्लस p। ये जो संख्या है ये 9 से कटनी चाहिए, तो p की क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो p की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, p की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 19 से बड़ा जो नंबर होगा जो 9 से बचा होगा वो होगा 27, ठीक है। तो 27 के लिए वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 9, ये वैल्यू होगी 8, ठीक है। 19 और 8 27, तो p की वैल्यू क्या होगी 8। अगर p की वैल्यू 8 है तो 8 दूनी 16 माइनस 1 15, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है आपको इस नंबर का। एक संख्या दी गई है आपको, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये करना है कि भाई अगर मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इन दो फैक्टर रैशनलाइजिंग आएगा, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से, तो जो नंबर निकलना चाहिए वो हमेशा एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, √2 प्लस √3 प्लस √5, इसको गुना कर देंगे हम, √2 प्लस √3 को कॉमन लेते हुए माइनस √5, ठीक है। अब ध्यान दें इन दोनों को जब मैं गुना करूंगा तो इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ मैं b, तो a² माइनस b² लगा सकता हूँ मैं यहाँ, ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। एग्जाम में आपको सीधा लिखना है ना ये चीज़, बट यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। अब a² प्लस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2√6, 6 कैसे आया 2 ये 6 माइनस 5, ठीक है। इनको काटेंगे कट जाएंगे, आंसर बचेगा आपका 2√6। मतलब क्या है इसमें, इस पर्टिकुलर अगर मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका ये मानता हूँ ये चीज़, तो यहाँ पर एक चीज़ बच रही है, वो क्या है, वो ये है 2√6। तो अभी तो ये प्रॉपर रैशनल नंबर है नहीं, अगर √6 को मैं एलिमिनेट कर दूँ देन मेरा ये प्रॉपर एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर संख्या को मैं ये बोलता हूँ 2 प्लस √3 माइनस √5 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ और देन मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो जो यहाँ √6 बचेगा उसको 6 ये एलिमिनेट कर देगा और फाइनली आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मतलब जो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए वो होना चाहिए ये 2 प्लस 3 माइनस √5/6, ठीक है। तो √2 प्लस √3 माइनस √5/6 ये आपका सही आंसर है। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, पहले 2 प्लस में है, सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला माइनस में, पहले 2 प्लस थर्ड वाला माइनस बटा √6, बी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये वैसे इजी है, बट आपको समझाने के पर्पज से कि आपको लैंग्वेज से डरना नहीं है, ये लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, इस करके हमने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई आदमी है जो कि एक लैंड परचेज करता है 4,32,000 की, ठीक है, किसी सिटी में, और किसी रीजन से उस जो लैंड की कीमत है वो 25% जो है वो गिर जाती है, ठीक है, हर साल। तो वो क्या करता है, उस लैंड को क्यू को बेच देता है। पी ने खरीदी थी, क्यू को बेच दी, कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 2 साल तक उसकी 25% कीमत घटी होगी, ठीक है। एट दिस टाइम द सिटी एक्सपेंडेड एंड न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड कमिंग अप। भाई इस टाइम क्या हुआ कि उस क्यू की किस्मत जग गई और वहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह आने लगे, तो उससे क्या होगी कि कीमत उसकी बढ़ने लगी, उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने लगी। और किस परसेंट से वो बढ़ी, वो 50% से हर साल बढ़ने लगी। वट वुड बी द वैल्यू इन रुपीज ऑफ द लैंड आफ्टर 2 years। 2 साल बाद उसकी क्या कीमत हो जाएगी जब क्यू ने उसको बेचा था।
जब पी ने उसको क्यू को बेचा था वहाँ से 2 साल, मतलब पहले क्या हुआ होगा, पहले 2 साल तो उसकी डिप्रिशिएट हुई होगी अमाउंट, पहले 2 साल तो उसकी कीमत गिरी होगी और देन 2 साल जब वो क्यू के पास रही होगी वहाँ से वो अप्रिशिएट हुई होगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो भाई, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखूँ कि भाई ये चीज़ जो है 25% दी गई है आपको, ठीक है, तो 25% घटने का मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर 3 की है 4 की है तो अगले साल वो कितनी की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी, तो ये 25% डेप्रीशिएशन है। अब ये चीज़ चलिए 2 बार, तो मतलब ये हो गया होगा 16:9, ठीक है, ओरिजिनली अगर वो 16 यूनिट की होगी तो वो 9 यूनिट की बच गई होगी उसकी कीमत, क्योंकि पास आने के बाद वो 50% बढ़ी 2 साल तक, तो 50% का मतलब कितना होता है, 2 से 3 होगी होगी, अब 2 से 3 2 बार हुई है तो 4 से क्या हुई होगी, 9 होगी, तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो ये 64 से 81 होगी, ठीक है। अगर अब आपको चेक करना है कि भाई 64 की जो चीज़ थी वो मेरी 81 की होगी, वट वुड बी द वैल्यू ऑफ लैंड आफ्टर 2 years फ्रॉम द टाइम क्यू बॉट इट फ्रॉम द पी, ठीक है, तो 64 की अगर कोई चीज़ थी वो 81 की होगी। तो अब अगर मैं देखूँ कि 64 की वैल्यू क्या दी गई आपको क्वेश्चन में, तो ये 432000, तो इसको मैं काटूंगा 8 से, ठीक है, 8 8 64, 8 से इसको काटता हूँ, 8 पंजे 40, ठीक है, और ये 32, तो ये आएगा 54, इसको आप काट सकते हो फर्दर 8 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 6 48, ठीक है, ये बचेगा कितना, 48 में से ये बचेगा 6, 48 और 6, हाँ 6 60, तो ये घटेगा 7 पे, 56 और 40 50, ठीक है। अब इसको अगर मैं गुना करूँ तो देखो लास्ट में एक 0 बचनी चाहिए और 8 और एक 5 5 आना चाहिए और एक 0 बचनी चाहिए, तो भाई ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं गुना करना चाहूँ तो अब देखो 81 को मैं इससे गुना करता हूँ तो 0, 81 पंजे कितना होता है 5 और 405 होता है, तो 405 होता है तो 5 40 कैरी, 81 सत्ते कितना होगा 7 और 40, तो भाई लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा, तो इसकी जो थर्ड डिजिट होगी पीछे से, मतलब जो इसकी 100th डिजिट होगी वो 7 होनी चाहिए, ऑप्शन एक ही सही है, ये ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9000, किसी विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 9000 और वहाँ एनुअल बर्थ रेट कितनी है 12.5% और एनुअल डेथ रेट कितनी है 2.5%, तो मतलब एक साल में 12.5% लोग मतलब जन्म लेते हैं और 2.5% जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो आपको पॉपुलेशन बतानी है 3 साल बाद, तो भाई एक साल का अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो बर्थ रेट जो हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे 8 से 9 और डेथ रेट जो होंगे 2.5% कितना होता है, 2.5% होता है 1/40, तो 40 से वो वैल्यू क्या हो रही होगी 39 हो रही होगी, सही बात है। अगर 39 हो रही है वो वैल्यू, तो अगर मैं बात करूँ एक साल की, तो एक साल में वो वैल्यू 320 से, पॉपुलेशन 320 यूनिट से कितनी हुई होगी, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 270 एक आएगा और 81 एक आएगा, 9 में 81, 8 27 और 8 35, 81 8 1 और 8 करी 27 और 8 8 और 7 15, हाँ 35, तो पॉपुलेशन इतनी हो रही होगी, ठीक है, एक साल में। ये चीज़ मुझे दी गई है कि भाई एक साल में फिर 320 यूनिट अगर पॉपुलेशन थी तो वो 351 हो गई होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताएं, अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूं कि भाई 320 का ये कितने गुना है और वहाँ पर फिर मैं ये कैलकुलेट करूं 3 साल बाद पॉपुलेशन, क्योंकि 3 साल का सर्कल बनाना पड़ेगा इसके लिए, मतलब आपको करना पड़ेगा 320 गुना 320 गुना 320, बट इससे बचने के लिए एक तरीका आप ये कर सकते हैं, वो ये है एस्टिमेशन वाला, अप्रॉक्सीमेशन वाला, वो ये है कि भाई आप ये देखो यहाँ से ये कितना इंक्रीमेंट है 31 का, तो नियरली मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई 31 जो है वो इसका नियरली अप्रॉक्सीमेटली 10% है, क्योंकि इसका 10% जो है वो 32 है और ये 31 है, तो नियरली मैं 10% बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 10% मान के चलूँ थोड़ी देर के लिए, तो अब आप एक बार बताओ भाई 10% का क्यूमुलेटिव इफेक्ट 3 साल में कितना होता है 33.1%, आया ना, सही है। 33.1% अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है तो मतलब ये वैल्यू जो होगी 33.1%, ये 33.1% से वैल्यू थोड़ी कम होगी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 33% मान लेता हूँ, 33% मतलब 1/3, तो अगर आज अगर वो 9000 है, ठीक है, अगर आज करंट पॉपुलेशन 9000 है तो इसका 1/3 जो है पॉपुलेशन ऐड हो रही होगी 3 साल बाद, 1/3 मतलब कितना 3000 और ऐड हो जाएगी, मतलब ये जो संख्या होगी ये 12000 से कम होगी थोड़ी सी, ठीक है, 12000 से थोड़ी सी कम होगी, तो भाई वो 10,000 के आसपास तो नहीं हो सकती, ठीक है, ये 11,000 के आसपास है, 12,000 से थोड़ी सी कम की संख्या है वो है 11,979, ठीक है, 12,000 से ज़्यादा तो फोर्स नहीं हो सकती, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, और इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप कि भाई 320 को मैं 3 बार गुना करूँ और इसको इक्वेट करूँ 9000 से, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स, किसी इलेक्शन में 3 सदस्य थे ए बी और सी, तो 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट, आउट ऑफ दिस हु वोटेड, 10% ने तो भाई वोट ही नहीं किया, और जिन्होंने वोट किया उनमें से 45% ने
ए को वोट किया, 35% ने बी को वोट किया, और जो रिमेनिंग बच गए उन्होंने, रिमेनिंग जो 20% बचे उन्होंने सी को वोट किया। तो आपसे पूछा गया है, और इसमें एक चीज और दी गई है कि 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड। तो जितने वोट ए को मिले थे उनमें से 30% वोट जो हैं ए को वो इनवैलिड हो गए, और 20% जो वोट बी के थे वो इनवैलिड हो गए, जबकि सी के जो सारे वोट हैं वो कैसे हैं, वो वैलिड वोट है। ठीक है, और ये आपको दिया गया है कि जो ए को वोट मिले हैं वैलिड, वो बी के वैलिड वोट से 882 ज़्यादा है। तो आपको बताने कि सी को कितने वोट्स मिले, टोटल वैलिड वोट्स सी को कितने मिले, ये आपसे पूछ रहे हैं। सदस्य बना लेते हैं ए, बी और सी। ए को मिले 45% ऑफ टोटल, इसको मिले 35% और इसको मिले 20% जो रिमेनिंग थे। ठीक है, टोटल मेरा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं रेशो लूँ तो रेशो होंगी 9:7:4, 5 चौक 5 सत्ते और 5 नहीं। ठीक है, 9 7 16 और 2 20। ठीक है, टोटल यूनिट वोट अगर 20 यूनिट थे, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि इसको वोट मिले हैं 900 यूनिट, इसको 700 यूनिट और इसको 400 यूनिट। ठीक है, ये वोट्स मिले इनको। अब इसमें से आपको बोला गया कि भाई जो ए को वोट मिले उनके 20% वोट जो हैं वो इनवैलिड थे। ठीक है, जो ए को वोट मिले उसके 30% वोट इनवैलिड थे, बट मुझे काम लास्ट में किससे पड़ेगा, वैलिड वोट से। तो मैं जानना चाहूंगा कि ए के वैलिड वोट कितने थे, तो वो होंगे 70%, मतलब इसका 70% कितना होगा, 630 यूनिट। ठीक है, और इसका कितने थे, बी के कितने मिले थे, बी के 20% थे, तो इसके वैलिड कितने होंगे, 560। दोनों का डिफरेंस बराबर किसके होना चाहिए, 882। तो ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा 70 यूनिट का। तो भाई 70 यूनिट की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, 882। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है कि सी को वैलिड वोट्स कितने मिले। तो भाई सी को जो वैलिड वोट्स मिले होंगे वो कितने मिले होंगे, वो मिले होंगे 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको 7 से भाग कर दूं तो ये 7 से भाग करूंगा तो इधर आएगा 1 2 और 6, 126 आ जाएगा इधर। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 126 है तो मुझे निकालनी है 400 यूनिट की। तो इसको 40 से गुना कर दें दोनों साइड। 40 से अगर मैं गुना करूँगा तो लास्ट डिजिट जो होगी वो 4 होगी और लास्ट में 0 होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में अगेन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया कि कोई इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए, 80% जो भी वोटर्स थे, एलिजिबल वोटर्स, उन्होंने वोट को कास्ट किया। ठीक है, जिनमें से 5% वोट जो थी वो इनवैलिड करार दी गई। तो ए को जो वोट मिले वो मिले 10,545, जो कि 75% थे पूरी वैलिड वोट्स के। ठीक है, तो आपको बताने कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। तो टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, भाई 80% ने टोटल वोट किया। ठीक है, 80% ने टोटल वोट किया और 80% के 5% जो थे वो इनवैलिड हो गए। टोटल बचे कितने होंगे, बचे होंगे 76%। दिया गया आगे ये दिया गया है कि एक कैंडिडेट को 75% टोटल वैलिड वोट का मिला। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने थे, टोटल वैलिड वोट्स जो थे 80% तो एलिजिबल वोटर्स थे, तो वैलिड वोट्स थे ये वाले। तो इसका 75% कितना होगा, इसका 75% होगा 57%। तो 57% की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 10 5 4 5। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, तो एलिजिबल वोटर्स कितने होंगे भाई, वो तो 100% होंगे, क्योंकि 80% एलिजिबल वोटर्स का क्या है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, बटे 57 गुना 100। तो 19 से काटेंगे, 19 दिए, 19 से काटेंगे इसको तो ये कितना आएगा 19 19 पंजे 95, 9 94 95, 10 104, 19 पंजे 95, 9 95, 19 पंजे 95। ठीक है, इसको 3 से भाग करेंगे तो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो 5 आनी चाहिए और 2 जीरो चिपकनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है। ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है अंडर अ सेल ऑफर तनवीर वाज ऑफर्ड 32% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश। तो अगर तनवीर कैश में पे करता है तो उसको 32% की छूट दी जाती है मार्क प्राइस पे। ठीक है, बट हैड टू एड 1.2% ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस पेड थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। तो अगर वो क्रेडिट कार्ड पे करता है तो उसको मार्क प्राइस का 1.2% देना पड़ेगा। ठीक है, इफ तनवीर पेड 75% ऑफ द मार्क प्राइस इन कैश, मतलब तनवीर ने जो मार्क प्राइस था उसका 75% कैश में पे किया और बाकी जो बचा वो क्रेडिट कार्ड पे किया। तो आपको बताना है कि उसको मार्क प्राइस पे टोटल पेमेंट जो थी उसकी वो कितने प्रतिशत थी उसकी। तो उसके मार्क प्राइस का जो उसकी फाइनल पेमेंट थी वो उसके मार्क प्राइस का कितने परसेंट थी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ तो ये भाई टोटल फाइनल पेमेंट क्या होगी, उसका सेलिंग प्राइस ही होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि उसने छूट कितनी मिली है उसको। ठीक है, एक तरीके से अगर आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, या आप उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लें। तो देखो भाई, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई अगर उसने 75% प्राइस जो है, मैं बोलता हूँ अगर मान लो उसने 75 यूनिट सामान था, टोटल यूनिट सामान 100 यूनिट था, तो उसने 75 यूनिट सामान पे क्या किया है, 75 यूनिट सामान पे तो कैश पे दिया है। तो कैश में अगर दिया होगा तो 32% डिस्काउंट मिला होगा। 32% डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, 32% डिस्काउंट की वैल्यू होती है 8/25। 32% की फ्रैक्शन इक्वलेंट क्या होगा
32% की फ्रैक्शन क्या होगी, 8/25 होगी। मतलब कोई सामान अगर 25 का है तो वो मिला कितने में होगा, वो मिला होगा 17 यूनिट। तो अगर 75 यूनिट सामान तो वो कितने में मिला होगा, 51 यूनिट में मिला होगा। भाई 17/25 कर देंगे इसको, 17/25 करने पे 51 यूनिट आ गया। तो मतलब इस 75 यूनिट सामान के लिए उसने पैसे कितने दिए, 51 यूनिट। बचा हुआ जो 25 यूनिट सामान है उसके लिए वो कितने पैसे देगा, 25 रुपये देगा, प्लस इस पे 1.2% एक्स्ट्रा वो देगा। ये जो 1.2% एक्स्ट्रा देगा मार्क प्राइस का, 25 यूनिट का 1.2% कितना होगा, 25 गुना 12 300, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3, तो 25.3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3, 5 और 1 6, 76.3। तो 76.3 तो उसने पूरा मार्क प्राइस दिया और 100 यूनिट का सामान था, तो परसेंटेज 100 पे देखी जाती है, तो 76.3 ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और इंक्लूड किया है। क्वेश्चन में दिया गया है, अंडर अ सेल ऑफर, सेल में महेश को जो, अगर महेश कैश में पे करता है, वही है कि अगर महेश कैश में पे करता है तो उसको कितनी छूट मिलती है, 24% की। अगर वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो उसको 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है। इफ महेश पेड 40% ऑफ द मार्क प्राइस इन कैश, अगर महेश ने टोटल मार्क प्राइस का 40% जो है ओके वो कैश में पे किया और बाकी जो बचा हुआ है वो क्रेडिट कार्ड से पे किया, और उसकी ऐसा करने के बाद टोटल फाइनल पेमेंट जो थी वो कितनी थी, 6391। तो आपसे पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना है आइटम का। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, 24% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वही 24% की वैल्यू होगी 6/25। कोई सामान 25 का है तो मैं कितने में बेचूंगा, मैं बेचूंगा उसको 19 में। ठीक है। और उसने 40% मार्क प्राइस का अपना कैश में पे किया है, तो मैं मान लेता हूँ 40%, और बचा हुआ कितना होगा 60। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि भाई ये जो आइटम उसने 40% ना लेते हुए, मैं 40 यूनिट ना लेते हुए मैं इसको 400 यूनिट ले लेता हूँ ताकि मेरी फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए, और इसको 600 यूनिट ले लूँ। ठीक है। तो टोटल मैं मान लूँगा कि मेरा मार्क प्राइस था 1000 यूनिट। ठीक है। तो उसका 40% मैंने कैश में पे किया और बचा हुआ जो क्रेडिट कार्ड में पे किया। तो कैश में जो पे किया गया होगा उस पर कितना मिला होगा उसको, 24% की छूट मिली होगी। ठीक है। 24% की छूट का मतलब है कि ये जो सामान होगा अगर ये 25 यूनिट के बराबर है तो ये जो सामान बिका होगा ये बिका होगा 76 गुना 4 पे। ठीक है। इतने प्राइस पे बिका होगा ये। ठीक है। और ये जो होगा इस पे क्या दिया गया होगा, इस पे 600 रुपये तो दिए गए ही होंगे, प्लस इसमें 1.5% एक्स्ट्रा इस पे चार्ज दिया गया होगा। तो 1.5% 600 का कितना होगा, 9 रुपये। तो 609 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए। इसको 4 से गुना करेंगे तो 280 एक हो जाएगा और 24 एक हो जाएगा। तो 280 में अगर हम 24 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 304। 304 यहाँ और 609 यहाँ। तो 600 और 900 ये कितने हुए, 900 और 300 और 600 कितने हुए, 900 और 4 और 3 13, 913। 913 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 6391। अब आपको सीधा दिख रहा होगा 9 7 63 और 13 7 91, ये इसका सीधा सीधा 7 गुना है। ठीक है। तो मतलब ये इसका 7 गुना है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 7। आपको निकालना है फाइनली मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना होगा इसका 7 गुना, 1000 का 7 गुना क्या होगा, 7000। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 30% ज़्यादा मार्कअप करता है और फिर उसके बाद वो 10% की छूट देता है। ठीक है। इसके अलावा वो क्या करता है, फॉल्टी बैलेंस भी यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर रहा होता तो केवल उसको 30%, इसके अलावा वो क्या कर रहा है, एक फॉल्टी बैलेंस भी यूज़ कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि अगर वो 1 ग्राम की जगह 1 kg की जगह 870 ग्राम दे रहा है, इस टाइप का एक फॉल्टी बैलेंस यूज़ कर रहा है, तो उसका फाइनली नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा भाई। ठीक है। तो अब आप एक बात बताएं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई अगर उसका कॉस्ट प्राइस उसने 30% मार्कअप किया है ना, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट था तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 13 यूनिट, और मार्क प्राइस पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो फाइनली सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 11.7 यूनिट। इसका 10% कितना होगा, 1.3। 13 में से 1.3 माइनस किया, 11.7 आया। ठीक। तो 11.7 यूनिट क्या है इसका सेलिंग प्राइस। अब इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, एक फॉल्टी बैलेंस भी यूज़ कर रहा है। फॉल्टी बैलेंस कैसा कि 870 ग्राम वो अपनी जेब से दे रहा है और ले कितना रहा है, वो ले रहा है 1000 ग्राम। तो अगर मैं बात करूँ कि 870 यूनिट सामान पे वो 1000 ग्राम ले रहा है, तो 10 यूनिट सामान पे वो कितना ले रहा होगा, 8.7 यूनिट। तो एक्चुअली उसकी जेब से 10 यूनिट नहीं जा रहा है, वो उसकी जेब से जा रहा होगा 8.7 यूनिट। ठीक है। अब मुझे फाइनली कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, तो मैं इनका रेशो कंपेयर कर सकता हूँ। 87 रेशो 1117। ठीक है। पॉइंट मैंने हटा दिया दोनों तरफ, 3 से 1 हट जाएगा, 3 से ये जाएगा ना 29 थी 87 और 39 थी 117। तो यहाँ पर 10 रुपये कमा रहा है वो 29 यूनिट में। ठीक है। तो 10/29 गुना 100। ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा, 29 को 100 से काटेंगे तो 29 दिए 87, 13 बचेगा 130, 29 पंजे होता है 145, 5 पे नहीं जाएगा 4 पे ही जाएगा, तो 29 चौका, तो ये ऑप्शन मेरा बाहर हो गया। 29 चौका होता है 116, 140 में से 116 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 130 में से 116 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरा बचेगा 14। ठीक है। तो 140 अगेन आएगा, 140 पे फिर ये 4 पे जाएगा, 140
पे जब ये 4 पे जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो अगर 26 बच रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और अगर अब 26 बच रहा है तो 260 पे जाएगा, 260 पे ये वैल्यू 2 तो होने वाली है नहीं, इससे बड़ी ही होगी, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम से कम कैलकुलेशन करनी है आपको एग्जाम में, जितना आप कम कर पाओ। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 300 रुपये। ठीक है, तो भाई किसी होलसेलर के लिए जो मार्क प्राइस था वो 300 रुपये था। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री। तो भाई वो अपना स्टॉक क्लियर कर रहा था, उसके लिए वो क्या कर रहा है कि 3 आइटम पे 1 आइटम फ्री दे रहा है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस अ फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेबल ऑन बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम इफ द अमाउंट मेकिंग ऑफर टू एनीवन मेकिंग परचेसेस वर्थ मोर देन 10,000। और यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि अगर आप 18,000 से ज़्यादा का सामान खरीदते हैं तो आपको एक 10% डिस्काउंट एडिशनल दिया जाता है। भाई एक तो डिस्काउंट उसको मिल रहा है बाई 3 गेट 1 का, बाई 3 गेट 1। अब बाई 3 गेट 1 का मतलब क्या है, दुकानदार के पास से 4 सामान गए होंगे और एक सामान उसने पैसे दे दिया, तो उसके पास से 4 सामान गए। ठीक है, उसकी जेब से 4 सामान का पैसा गया और उसने दिया एक सामान मुफ्त, तो 1/4 मतलब 25% डिस्काउंट तो एक हो गया। इसको आप सीधा भी देख सकते थे, और 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, तो 25 और 10 का नेट इफेक्ट आपको बताना है वो कितना होगा। तो नेट इफेक्ट आपको या तो आप इसको सक्सेसिव से कर लो या आप इसको वो परसेंटेज वाला a + b - ab वाली से कर लो। तो ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि डिस्काउंट है, तो -25 - 10 -35 माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 250/100 2.5। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो -32.5%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लेने का मतलब यही है कि आपको एग्जाम में स्टेटमेंट से नहीं घबराना है, जो जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है सोल्यूशन उसका उतना छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो एक आइटम बेचता है होलसेलर को 11% प्रॉफिट पे। ठीक है, होलसेलर फर्दर उसको 15% प्रॉफिट पे बेचता है रिटेलर को, रिटेलर फर्दर उसको कस्टमर को बेचता है 17,045 रुपये में, और यहाँ ऐसा करके वो 19% मुनाफा कमा लेता है। ठीक है जी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। मैंने मान लिया कि मैन्युफैक्चरर के लिए उसका सीपी जो था वो एक्स था। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा कितने, 11% प्रॉफिट पे, तो 111/100। फर्दर उसने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने बेचा 15% प्रॉफिट पे, तो 115/100, और रिटेलर ने उसको बेचा किस पे, 19% प्रॉफिट पे। तो कस्टमर के लिए जो फाइनली सीपी बनेगा वो बनेगा इसका 119/800। ये वैल्यू 17,045 के बराबर है। ठीक है, तो देखो भाई, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, हालांकि ये नंबर कटेंगे नहीं क्योंकि अगर मैं देखूँ 17 से नंबर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, या फिर आप इसको करो बेस्ट तरीका इसका अप्रोक्सीमेशन का, वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, हमारा जो सक्सेसिव लगने वाला है वो लगने वाला है जी किस पे, एक तो 11% डिस्काउंट है, एक है मेरा 15% और एक है मेरा 19%। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इन दोनों का सक्सेसिव कितना है भाई, 11 और 15 का मैं मान के चलता हूँ, तो 11 और 15 कितना हो जाएगा, 11 + 15 26, 26 प्लस 11 × 15 165, 165 1.65 आ जाएगा 100 से डिवाइड करने पे, तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव आएगा 27.65। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये जो रकम है ना ये 28% के इक्वल है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो अब इन दोनों का क्यूमुलेटिव में देखूंगा 28 और 19 का, 28 और 19 का क्यूमुलेटिव क्या आएगा, 28 और 19 का क्यूमुलेटिव जो आएगा वो आएगा 47%। ठीक है, 47% प्लस इन दोनों को गुना करने का क्या आएगा भाई, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे होता है 52, 19 अट्ठे होता है 152, तो 2 और 15 कैरी, 19 दूनी 38, 38 और 15 भाई 38 और 15 अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 53, 5.32 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो 47 प्लस 5 ये आ जाएगा 52.32%। अब थोड़ा ध्यान दो इस संख्या पे, 52.32% है ना, तो 50% इसका सीधा सीधा कितना हो जाएगा इस रकम का। अब ये जो रकम थी, ठीक है, ये 17,000 रकम है, तो भाई कोई चीज़ अगर 100% रही होगी, उसको मैंने 152 मतलब 52% पे मैंने उसका मुनाफा कमाया और फाइनली मैंने उसको बेचा 17,000 कितने पे, 45 पे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इस रकम का 152%, 152.32% जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है जी, तो इसका 152.32% इसके बराबर है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका भाई 150% ही आप निकालिए, ठीक है, इसका 150% निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 कितना होगा इसका, तो भाई इसको जब मैं काटूंगा तो ये 3 पंजे 15, 2 बचेगा 20, 6 18, 2 24, 8 24, 1.6। ठीक है, ये रकम आएगी। अब देखो 56 दूनी कितना होगा 112, तो 11,200 तो सीधा सीधा हो गया, और उसमें 160 और जोड़ दो, 81 दूनी 160 के आसपास। ठीक है रकम, तो ये नियरली हो जाएगा आपका 11,360 के आसपास। बट ध्यान दीजिएगा कि मैंने डिवाइड किया है 150 से, इस रकम को एक्चुअली डिवाइड करना था हमारे हिसाब से 152 से। ठीक है, तो रकम जो है एक्चुअली थोड़ी घटेगी, इससे घटने वाली रकम एक ही है ये वाली।
ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ज़्यादा ही जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वरना वो प्रोसेस आपको पता ही है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में दिया गया इफ हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन अ बैग वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो भाई किसी बैग में जितनी भी चीनी है उसका आधी क्वांटिटी जो है वो 20% के मुनाफे पे बेची, और उसकी 1/4 क्वांटिटी जो है वो मैंने किस पे बेची, 16% प्रॉफिट पे बेची। मतलब आधी है, 1/4 है, और जो बची हुई रिमेनिंग, तो मैंने मान लिया टोटल जो उस टोटल क्वांटिटी थी उस बैग में उसकी कीमत थी 800 यूनिट, ठीक है। तो 800 यूनिट का आधा भाग कितना होगा, 400 यूनिट, फिर 1/4 कितना हो जाएगा, 200 यूनिट, बची हुई कितनी हो जाएगी, 200 यूनिट, ठीक है। अब देखो मैंने बेचा है आधी को 20% प्रॉफिट पे, तो इसको मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, ये 200 यूनिट को मैंने कितने पे बेचा, 16% प्रॉफिट पे बेचा मैंने क्वार्टर को, हाँ, तो इसको मैंने बेचा 16% प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग है उसको मैंने बेचा 24% प्रॉफिट। पूछ के रहा है फाइनली में से, पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग ऑल द शुगर इन द बैग 90। तो भाई टोटल प्रॉफिट जो हुआ ना ऐसा करने के बाद, तो वो मुझे हुआ 90 पूरे बैग पर, ठीक है। तो आपको पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एंटायर क्वांटिटी ऑफ शुगर बैग, तो शुगर बैग की एंटायर क्वांटिटी मतलब उस बैग की क्वांटिटी का सीपी बताना है, मतलब 800 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, 400 यूनिट की कीमत पर मैं अगर 20% मुनाफा कमा रहा हूँ तो मैं एक्चुअली यूनिट में कितना कमा रहा हूँ, 80 यूनिट प्लस 16 पे 200 यूनिट के हिसाब से 32 यूनिट कमा रहा हूँ, प्लस 200 पे 24 यूनिट के हिसाब से 48 यूनिट कमा रहा हूँ। ये टोटल बराबर होना चाहिए 90 रुपये के। 32 और 48 कितना, 48 80, 80 और 80 160, तो 160 यूनिट की वैल्यू मेरी 90 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 90/160, 9/16, 800 की निकालूंगा तो 16 पंजे 5 से इसको गुना करूंगा तो 50 नहीं 450। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हर्ष ने एक स्कूटर परचेज किया 48,000 रुपये में, और उसने ये स्कूटर जो है 15% घाटे में बेच दिया, और जो पैसा उसको मिला उस पैसे से उसने एक नया स्कूटर खरीदा, और उस स्कूटर को उसने 22.5% मुनाफे बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है कि कितना हुआ होगा उसका, ठीक है। तो देखो भाई, अब इसमें एक बात बताओ, मुझे ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट बताना है और परसेंटेज में बताना है, तो इस रियल वैल्यू की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, उसने पहले 15% लॉस में बेचा, मतलब कोई चीज़ अगर उसके पास 100 रुपये की रही होगी तो उसने 85 की बेच दी होगी वो, ठीक है। और इस 85 यूनिट से उसने एक नया स्कूटर खरीदा जिसको उसने 22.5% के मुनाफे पे बेचा। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/40। तो अगर चीज़ 40 की रही होगी उसने बेचा हुआ 49 में, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसका जो फाइनली सीपी रहा होगा, जो दूसरा स्कूटर जो रहा होगा, जो दूसरे स्कूटर उसने बेचा होगा उस पर उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, उसका रहा होगा 85 गुना 49/40, ठीक है। ये रहा होगा दूसरे स्कूटर के लिए। तो दूसरे स्कूटर के लिए जो उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 85/49/40। अब मुझे इनिशियल का भी पता है सीपी और फाइनली एसपी भी पता है, तो दोनों का मैं रेशो ले लेता हूँ। 100/85 गुना 49/40, 5 से काट दूंगा, 5 से 20 पे, ये कट गया 17 पे, 800, और ये आ गया मेरा 17 को 49 से गुना करना है। तो देखो भाई 17 को जब मैं 49 से गुना करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिख दूंगा इसको 850 - 17, 50 - 1 लिख सकता हूँ। 850 में से जब मैं 17 गुना घटाऊंगा तो मेरे मिलेगा 833, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो 800 का कोई सामान था, 833 में बेच दिया, मतलब मुझे यहाँ 33 यूनिट का मुनाफा हुआ, कितने पे, 800 पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 800 पे 33 यूनिट का मुनाफा हुआ। अगर ये 33 का ना हो के 32 यूनिट का होता तो ये सही जो है 4% हो जाता, ठीक है। तो लॉस वाले तो मेरे वैसे ही निकल गए। अब ये 4% हो जाता, बट ये 4% से जस्ट बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रैक्टर को बेचा जाता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, 10%, 5% और 2% के बाद। अगर उसका मार्केट प्राइस 4,88,000 है तो उसका नेट सेलिंग प्राइस बताना है आपको। तो देखो भाई 10, 5 और 2 का नेट वो कितना होगा, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 5 और 2 का कितना होगा, तो 5 + 2 7 - 0.1, तो 6.9% होगा। और 10 का और 6.9 का इफेक्टिव कितना होगा, 10% और 6.9 का इफेक्टिव जो होगा वो होगा 16.9 माइनस, ये कितना हो जाएगा 69, तो 0.69 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 90 में से 0.69 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 16.21, ठीक है। तो 16.21 मेरा जो है वो इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाएगा। और 16.21 का मतलब क्या है, मैंने उसको बेचा कितने में होगा, मैंने बेचा होगा उसको 4,88,000, मतलब इतने में मैंने उसको खरीदा था। तो अब मैं उसको बेचूंगा कितने में, बेचूंगा मैं उसको
अब देखो इसको 100 में से घटाना है ना, तो 17 घटा लो 100 में से 17 घटाओगे तो 83, और 21 की जगह क्या आ जाएगा 21 पॉइंट 21 साइड करना है, तो 100 में से पॉइंट 1 में से पॉइंट 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.79, ठीक है, तो 83.79 आ जाएगा। भाई इस संख्या को गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो लास्ट में जो डिजिट बचना चाहिए, अब इसके अगर मैं बात करूँ आपसे, इसके 2 जीरो हटा दूं मैं और नीचे इसके परसेंटेज के 2 जीरो, तो 2 जीरो परसेंटेज वाले तो यहाँ से कट जाएंगे जो 100 आएगा, और इसके 2 जीरो होंगे उससे एक ही कट जाएगा और एक आ जाएगा डेसिमल, और डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आना चाहिए 9 8 72 2 आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए सीधे सीधे, ठीक है। इन दोनों ऑप्शनों में से आंसर हो सकता है आपको 8 3 7 9 11 और 16 27 दिया हुआ है, तो ये जो संख्या है ना, ये संख्या 9 का, इसमें 9 आता है एक, इस संख्या में ये संख्या 9 से कटती है, तो जो नंबर हो वो 9, उसमें 9 जरूर छिपा होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें इन दोनों में, तो 9 किससे डिविजिबल है, तो 9 गया पूरा, 5 और 2 7, 16 और 7 23 और 5 28, ये तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि m की पावर mx की पावर m माइनस nx की पावर n इक्वल टू 0 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है आपको x की पावर n की टर्म्स में, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या करना है कि x की पावर m को एलिमिनेट करना है। तो भाई मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/x की पावर m प्लस 1/x की पावर n प्लस 1/x की पावर m माइनस 1x की पावर n, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर आप लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और x की पावर n कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 की x की पावर n बाई x की पावर 2m माइनस x की पावर 2m, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे लग जाएगा। अब देखो x की पावर m हटाना है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर m की वैल्यू क्या होगी, n x की पावर n बाई m, वो रख दो बस यहाँ सीधा सीधा। तो उसको अगर हम रखेंगे तो x की पावर m अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2nx, एक m यहाँ आएगा। अगर मैं x की पावर n निकालता हूँ कॉमन यहाँ से, तो नीचे आएगा x की पावर 2n कॉमन, और ऊपर है x की पावर n, नीचे एक बच जाएगा x की पावर n, ठीक है, और ऊपर क्या है 2x 2 और n भी आएगा, ऊपर एक n और लगा दीजिएगा 2n, और यहाँ क्या बचेगा, इस m को m से m कट जाएगा, x की पावर n बाहर जा चुका है n प्लस, और m अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा n प्लस m। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये जो m है इसका एलसीएम लूंगा तो ये m इधर आ जाएगा, x की पावर n जा चुका है बाहर, n माइनस m बनेगा, और ये जो m डिनोमिनेटर में है ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 2mn बाई x की पावर n n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऑप्शन 2mn x की पावर n n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पेपर में ना ये चीज़ आपको सीधी लिखनी है, ये हुआ ये सीधा हुआ, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको टाइम कम लगेगा, यहाँ पर समझाने के पर्पज से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अलजेब्रा से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई की, ठीक है। अगर एक्स और वाई जो है वो नॉन जीरो है, उनकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इन दोनों साइड में क्यूब कर दूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर इधर मैं क्यूब करता हूँ तो ये नीचे वाला क्यूब हट जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन जाएगा x6 प्लस y6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब। सिमिलरली यहाँ से x6 y6, तो वो तो सीधा सीधा मेरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, बराबर x6 y6 कट गया, बचा वो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दें, मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे चाहिए मुझे एक्स वाई। अब एक्स वाई कहाँ से आएगा, देखो ये क्यूब वाली टर्म है, ये स्क्वायर वाली टर्म है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये पूरी पूरी कट जाएगी और एक एक्स वाई की टर्म नीचे बच जाएगी, ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा 2/3, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इसको बहुत आराम से आप करें और इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अलजेब्रा से, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस सी इक्वल टू डी, तो इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को या तो आप वैल्यू पुट कर लो, ए बी की वैल्यू कुछ पुट कर लो और उसको फिर इसमें सेटिस्फाई करा लो, तो ऐसे कर लो, या फिर आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और इस एक्स को मैं इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। एक्स को मान लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू बी, दोनों साइड क्यूब कर दो, उसका रीज़न मैं भी बताता हूँ। तो अगर मैं क्यूब करूँगा तो एक्स क्यूब प्लस ए का क्यूब इक्वल टू बी क्यूब हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ax
ए प्लस एक्स। अब ए प्लस एक्स की वैल्यू क्या है भाई, ए प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, बी बाई एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ बी बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू बी क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा कि एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा और ये यहाँ से एक्स कट गया, 3ab बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू बी क्यूब। अब ध्यान दें, ये चीज़ आपको कुछ दिख रही होगी, इधर कुछ सिमिलर सी टर्म दिख रही है, एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है। तो ये जो बची हुई टर्म है जिसको मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, इस वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, कंपेरिजन पे ए क्यूब प्लस 3ab। तो कंपेयर करके मैंने सी की वैल्यू निकाल ली, राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यूब। ऑप्शन देखें आप कौन सा सही है, सी की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डी की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 8r बाई आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 1/14। r प्लस 1/r की वैल्यू निकालनी है। ये इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे कि भाई 8 और इस r को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ और इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा r प्लस 1/r माइनस 8 इक्वल टू 1/14। 14 ठीक 112 और माइनस का इधर जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो r प्लस 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी स्कूल में 8th क्लास में जो रेशो ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट टू फुटबॉल, तो मतलब जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं क्लास 8th में, उनका जो रेशो है वो है 27:13। तो क्रिकेट का ये है और ये है फुटबॉल का। द रेशो ऑफ दोस्त प्लेइंग फुटबॉल टू हॉकी, फुटबॉल और हॉकी का जो रेशो है वो है 26 से 14। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज 470 एंड ईच स्टूडेंट प्लेज एक्जैक्टली 1 गेम। तो हर स्टूडेंट जो है वो केवल एक गेम मतलब एक गेम तो खेलता ही है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं उसकी परसेंटेज बतानी है। तो अगर उसकी परसेंटेज बतानी है तो ये रियल नंबर किसी काम का नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, मुझे रेशो को स्टेबलाइज करना है बस कि भाई यहाँ क्रिकेट अगर 27 मिनट खेल रहे हैं और फुटबॉल 13 मिनट खेल रहे हैं, बट यहाँ फुटबॉल 26 मिनट खेल रहे हैं, तो इस रेशो को मैं 2 से गुना कर दूंगा। तो मेरा फाइनल रेशो जो बनेगा क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का वो बनेगा 54 रेशो 26 रेशो 14, ठीक है। अब यहाँ टोटल बच्चे कितने होंगे, 26 और 14 40, 40 और 50 40 और 54 94, ठीक है। और इनमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 54, ठीक है। 54 हैं इसमें से क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है। अब इस रेशो को मुझे सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो भाई इसकी परसेंटेज मुझे बतानी है ना, तो उसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से गुना करूँगा। अब इसमें आप डिवाइड मत करना, आप इसमें वो लगाओ भाई, अप्रोक्सीमेशन लगाओ। अप्रोक्सीमेशन क्या, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे। अब 94 जो है उसका आधा क्या होता है, 47 होता है, ठीक है। तो भाई 47 अगर ये रकम होती ऊपर वाली तो एक्जैक्टली 50% मेरे बच्चे आ जाते, बट ये वैल्यू से ज़्यादा है तो 50% से ज़्यादा होगी। 47 से कितना ज़्यादा है, ये है 7 ज़्यादा। तो भाई इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका इस वैल्यू का 1% कितना है, तो इस वैल्यू का 1% आप बोलोगे जी 0.94, ठीक है। और 0.94 अगर 1% है और मुझे इस वैल्यू को 7 के करीब लेके आना है तो मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 8 से गुना करूँगा तो ये वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको करूँगा 7 पॉइंट समथिंग से गुना, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग से गुना। तो ये वैल्यू 50 प्लस 7 पॉइंट समथिंग % होनी चाहिए। तो 50 5 तो नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 4 हो ही नहीं सकती, एक ही ऑप्शन बचा है। ये लो, ये आंसर आपका, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना ये एग्जाम में बहुत फर्स्ट होती है, अगर बशर्ते आप इस चीज़ को अपने मॉक्स वगैरह में अप्लाई करें, ठीक। क्योंकि आजकल एसएससी जो है इस टाइप के कैलकुलेटिव सवाल पूछने लगा है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है, ठीक है। थोड़ी मोटी कैलकुलेशन ठीक है, बट हर चीज़ में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ कंसीडर किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया गया है ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड बास में सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, और देन फिर सोल्व करते हैं हम बार। तो ब्रैकेट में ये आ गया, इसमें बार सबसे पहले ये सोल्व करेंगे हम। तो 12 3 36 और 2 38, 38/3 माइनस 9 3 27 और 2 29, 29/3। 38 में से 29 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब 9/3 क्या आ जाएगा, 3, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू 3। इसको डिवाइड करना है हमें इससे, 16 और 5 21, 21 और 16 पंजे 80, 80 और 1 81, 81/5 से। तो 81/5 से जब मैं इसको गुना करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो रिवर्स हो जाएगी 1/3, 3 से काटूंगा तो 27। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू क्या आ गई, 27/5, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब मुझे क्या सोल्व करना है, अब भाई ब्रैकेट सोल्व होगा तो एक ब्रैकेट का निशान ये है, अंदर वाला हम सोल्व कर चुके हैं। अब ये बाहर वाले के लिए हम सबसे पहले इस ऑफ को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं सोल्व करूँगा तो 17 और 2 34 और 1 35, 35/2,
35/2 गुना 63 और 1 64, 64/21। 7 से काटेंगे, 7 दिए 7 पंजे 2 से ये 32 पे जाएगा, 32 पंजे 160, 160/3 प्लस 160/3। ठीक है, इनको सोल्व करना है और इनको डिवाइड करना है इस पर्टिकुलर टर्म से। ठीक है, तो 3 और 5 कैल्शियम 15, 27 दिए 81 प्लस 16 पंजे 80, 800/15, 881/15। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा इससे, तो ये फ्रैक्शन जो है रिवर्स होने वाली है, तो 45 और एक ये क्या हो जाएगा 46/5। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें ना, तो इसमें एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है 46 में। वो क्या है? 46 में एक प्राइम नंबर जो छुपा हुआ है वो ये है, वो है 23, और 23 का मल्टीपल इनमें केवल एक ही है, वो है 138। तो ऑप्शन पे आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए बिल्कुल। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, तो अगेन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है ये वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इनको सॉल्व करने के लिए अब देखो, इसको सीधा सीधा गुना कर सकते हैं, 5 आ जाएगा, ये ऊपर 2 बच जाएगा, 2/5 प्लस 4/3 20, 26/15। तो इसकी वैल्यू आएगी 26/15। ठीक है, अब इसको देखो, 8 9 72 और 5 77, 77/9, 9 और 15 कैल्शियम 45, 3 से गुना करेंगे, 26 दिए होगा 78 प्लस 9 पंजे 385, 5 और 8 13, 8 और 7 15 और 1 16, 463/45। ये वैल्यू आई इसकी, और साइन कैसा है बाहर माइनस का। अब हम सोल्व करेंगे इसको ऑफ को, तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 3 पे, 2 से 2 पे, 2 से 4 2 पे, 3 दूनी 6। इसका डिवाइड का साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, 9/4 1/6, 3 दूनी 3 दिए 3/8। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 3/8। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को। तो इसमें हम इजीली एक चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों को जब मैं गुना करूँगा ना, तो ये नीचे चले जाएंगे, तो 1 6/5 से 1 6/5 कट जाएगा, और ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये 5/6 हो जाएगा। ये वैल्यू 5/6 हो जाएगी। 5/6 को 5/6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25/36। ठीक है, ये चीज़ अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इधर देख सकते हैं, 6/5/6/5 इंटू 6/5, ये कट गया, 5/6 ऊपर आया, अगेन 5/6 से मल्टीप्लाई किया तो 25/36। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अब इसकी यूनिट डिजिट जब हम चेक करेंगे तो ये क्या है भाई, ये है 5 और 8 थे 24, 4, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जा सकता है। ठीक है, तो 14 में से जब मैं 5 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगी 9। तो यूनिट डिजिट 9 कहाँ मिल रही है, तो 360 नीचे यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये जो चीज़ लिखी गई है ये है 8 सही 221/360, इसको ऐसा इंटरप्रेट करिएगा। ठीक है ना, ये वो लिखा। तो अगर इधर मैं देखूँ तो यूनिट डिजिट मिल रही है मुझे यहाँ 1, यहाँ कितनी मिल रही है 9, 0, ये 0 आ जाएगा, 9 यहाँ सीधा सीधा 9 दिख रहा है मुझे यूनिट डिजिट में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरीके से आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे ऑफ वाली टर्म्स को, इनको और इनको। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 से इसको काटूंगा, 7 6 4 जा 4 4 6 जा 24, 4 7 जा 7 9 जा। ठीक है, 9 6 जा 54/7। अब देखो 27/14 यहाँ था, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 7/54। 27 से 2 पे कटेगा, 2 से 2। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/4 आएगी, 1/4 माइनस 9/4, ये आ जाएगा माइनस का 2। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो इनको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 पंजे 3, 16 3 48, 7 पंजे 35 और ये 64। तो जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 35/8 मल्टीप्लाई बाई 35 नीचे आ जाएगा, 7 पंजा 35 नीचे आ जाएगा और 64 ऊपर चला जाएगा। 35 से 35 कट गया, 8 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 प्लस 5/6, तो 8 प्लस 5/16, 16 और 8, 16 8 होता है 128 और 5 133 और ऊपर चला जाएगा 16। बहुत ध्यान से करना है आपको इनको गुना। जब मैं इस चीज़ को गुना करूँगा तो ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 95/196। ठीक है, अब आप ध्यान दें, 19 से रकम कट रही है, 19 7 और 19 पंजे। ठीक है, नीचे मुझे मिलना चाहिए 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है भाई, ये तो है नहीं, 7 का क्यूब है, ये है और ये भी है, और माइनस में मिलना चाहिए, ये ऑप्शन बाहर गया, इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। अब 7 6 42, 2 से काटूंगा, 2 से भी तो कट रही है संख्या, 2 से क्या, ये मेरी 4 से मैं काटता हूँ, 8 से कटेगी, 8 से कट रही है, नहीं 8 से नहीं कटेगी, 4 से काटते हैं, तो यहाँ से 2 ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ इसको 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16, 4 नहीं, ये आ जाएगा 7 का क्यूब 343। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, 8 5 40 ऊपर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, उस वर्टेक्स का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। उसका निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने, या तो आप इसको जैसे ये कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं तो या तो आप इसको करके 2 ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या फिर आपको क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पता होगा एक हाफ, ठीक है, हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस x1 y2 x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x3 4 हो जाएगा y3 प्लस x5 x1 y4, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं और इसको आपको जो है सॉल्व करना है। अब देखें इसमें x1 y1 क्या है, भाई ये मैं मान लेता हूँ x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और इसके कोरस्पोंडिंग y1 y2 y3 और y4, ठीक है। अब इसको जब हम लगाएंगे ये आ जाएगा हमारा x1 इंटू y2 मतलब -3 इंटू 4, -3 4 जा 12, x2 y3 5 को गुना करना है -6 से तो -30 प्लस का साइन x3 इंटू y4, x3 है मेरा 7 को गुना करना है -4 से -28 प्लस x4 y1, x4 है -5 और इसको करना है y1 से गुना, y1 क्या है, y1 है तो -5 गुना 2 -10, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमारा क्या बचा है, एक हटा लीजिएगा एक चीज़, ये एक्स्ट्रा लगा दिए, x2 इंटू y1, तो x2 की वैल्यू क्या है 5 और y1 की वैल्यू क्या है 2, तो 5 दूनी 10 प्लस x3 इंटू y2, x3 और y2 7 चौक 28 प्लस x4 y3, x4 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू है -5, इसको करना है y3 से गुना, -5 गुना -6 30 प्लस x1 इंटू y4, x1 की वैल्यू है -3, इसको करना है y3 से गुना माइनस, तो ये आ जाएगा +12, ठीक है। अब बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, हाफ ये कितना जाएगा, क्या जाएगा 40 और 30 70 और 80 -80 और ये आ जाएगा 40 70 80 -80, ठीक है। आपको पता होगा एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए इसके बाहर मोड़ लगता है, तो 160/2 80, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, अगेन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्कल की रेडियस बतानी है आपको, तो सर्कल की इक्वेशन आपको पता होगी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसको हम उसी फॉर्म में जो है सेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ -4x है तो मैं बना दूंगा इसको, एक सेकंड दीजिएगा, इसको मैं सीधा सीधा बना लूँगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y को बनाना है मुझे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मुझे इधर क्या करना पड़ा, इसके लिए मुझे इधर 2 है ना तो 4 और 3 है तो 9 और 4 13 ऐड करना पड़ा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 13 ऐड करूँगा तो 13 और 12 25, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, तो रेडियस में क्या जाएगी 5, और अगर आपसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछता तो 2, 3 -3, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन लेने का सोल पर्पस है कि ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, तो इसको हम 2-3 तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया कि भाई उसने 3% के लिए अपना पैसा लगाया बैंक में, और कितना पैसा लगाया 80,000, और बैंक उसको क्या दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, एनुअली कितने दर से 7% की दर से। तो आपको बताना है कि मैच्योरिटी पे 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफडी की, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, एक तो सिंपल सा तरीका है कि 7% में लूँ और 7% का मैं 3 साल के लिए देखूँ कि भाई पहले साल में मिलेगा 5600, दूसरे में भी 5600, तीसरे में भी 5600, और 5600 पे 7 का 56 गुना 7 ये मिलेगा 3 बार, ठीक है, और फिर लास्ट में एक मिलेगा 56 गुना 7 गुना 7/100, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को देखूँ तो 56 को 3 से गुना करेंगे तो 150 और 18 168 16,800 हो गया, ठीक है, और इनको गुना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इनको मैं गुना करूँगा तो ये हो जाएगा जी 356 को 3 से गुना करूँगा तो 168 को मुझे 7 से गुना करना है तो 16 7 112 1120 और 56 जोड़ दो इसमें 6 और 66 1176, तो 1176 एक हो गया, कितना हो गया मेरा 6 7 9 और 7 और एक उसमें 8 में जोड़ूंगा तो ये 9, तो ये रकम जो मेरी अब तक हो गई है वो हो गई 97,976, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को भाई अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये है 56 गुना 49/100, ठीक है, और इस 49 को थोड़ी देर के लिए मैं 0.5 मान लूँ, ठीक है, 0.5 मान लूँ, तो 56 गुना 0.5 कितना होता है भाई, 56 गुना 0.5 होता है इसका आधा, 56 का आधा कितना होगा, 56 का आधा होगा 28, जब मैं जोड़ूंगा कितना आएगा 8 से 14 10 0 8
98,004, एक ही रकम इससे छोटी 98,000 थी, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 वो जा ही नहीं सकती है। ठीक है, 98,900 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये दोनों बहुत बड़े नंबर हो गए, एक ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप क्यूमुलेटिव लें, भाई 7% 7% और 7% का। ठीक है, तो 7% और 7% का देखूँ तो 14.49%। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 14.5% मान लेता हूँ। तो इसको 7% के बाद देखेंगे तो 14 और 7 21.5% प्लस इसका गुना करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 3 कैरी, 14 सत्ते 98, 98 और 3 101। ठीक है, अब इसका लगेगा 0.3 के बाद, तो ये हो जाएगी संख्या 22.5015%। ठीक है, ये नंबर आएगा इतने परसेंट। तो जो वैल्यू होगी उसकी वो इतना परसेंट होगी। तो अगर मैं इसका 22% देखूँ सीधा तो 22% होगा इसका 17,600। ठीक है, 17,600 होगा। तो अगर मैं 80 में 17,600 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 97,600। ठीक है, ठीक है जी, तो 97,600 तो मेरी रकम होगी। अब 0.5% भी तो है, 0.5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका 1% क्या होगा 800, 800 का भी आधा कितना होगा 400, तो 400 जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 98,000, और 98,000 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी क्योंकि ये 0.015 जस्ट थोड़ी सी बड़ी संख्या की है वही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे। बट कहने का पर्पस ये है केवल कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा लिबरली कैलकुलेशन आपको लेना है, मतलब आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं बजाय कि वो पूरा कैलकुलेट करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स। तो पहले 4 महीने के लिए किसी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 13,750। अगले 3 महीने के लिए वो कितना है, तो पहले 4 महीने के लिए वो था 13,750, अगले 3 महीने के लिए वो है 11,750 और लास्ट 5 महीने के लिए वो है इतना। ठीक है, आपसे दिया गया कि यदि 15,550 की राशि जो फैमिली है वो सेव करती है 1 साल में, तो एवरेज मंथली इनकम बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो अगर मुझे एवरेज मंथली इनकम बतानी है तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग का तो मुझे पता है कि सालाना वो कितना सेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज निकाल लूँ एक्सपेंडिचर की तो मेरा काम हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर निकालूंगा कि 1 साल का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है। तो 1 साल का अगर मैं देखूँ तो इसको वेटेड एवरेज से किया जा सकता है, डेविएशन से किया जा सकता है। इसको कैसे कि भाई पहले 4 महीने का कितना है 13,750 है, अगले 3 महीने का कितना है 11,750 है, और अगले 5 महीने का कितना है 31,750 है। मैंने मान लिया कि उसका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है सालाना वो 11,785 है। तो यहाँ कितना ज़्यादा होगा 2,000, 2,004 पे कितना होगा 8,000 ज़्यादा, प्लस यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया ये 20,000 ज़्यादा, 20,000 5 पे तो 1 लाख हो गया, 1 लाख और 8 1,08,000, और 12 पे ज़्यादा हुआ है तो 12 पे ज़्यादा हुआ है तो 9,000 ज़्यादा हो गया होगा। तो इस रकम से 9,000 ज़्यादा मतलब 20,750। ये आ गया हमारा 1 साल का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे सेविंग और पता है, भाई सेविंग कितनी है 15,550 कर रही है, तो 1 साल में 15,550 कर रही है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 महीने में कितनी करिए तो 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा संख्या को, तो 12 से अगर जब मैं इस संख्या को डिवाइड करूँगा तो ये संख्या कितनी मिलेगी, आपने 12 गुना 13 पढ़ा है ना, 12 गुना 13 कितना होता है 156 होता है। तो ये संख्या अगर मैं इसको 15,600 मान लूँ, ठीक है, तो 15,600 में मतलब ये गुना संख्या 1300 के आसपास से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो 1300 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ संख्या में, 1300 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 22,050। ठीक है, तो संख्या 22,050 से जस्ट छोटी होगी, बहुत छोटी, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। 23,000 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 22,000 तो नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो 22,045 संख्या होगी, और वो डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि 15,550 है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर मैं केवल 50 जोड़ूंगा तो मेरी संख्या 15,600 हो जाएगी जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, और ये 50 फिर 12 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो संख्या मिलेगी उसमें 3 या 4 का ही फर्क होगा, 4 का ही फर्क होगा टू बी प्रिसाइज। तो 4 का फर्क आपको यहाँ दिख भी रहा है 50 और 45 में लग। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ कंपनी देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड ऑफिसर्स। 35% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑफिसर्स एंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 39,000 मोर देन कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो भाई किसी कंपनी में वर्कर्स और कौन है, ऑफिसर्स। भाई वर्कर और ऑफिसर का रेशो कितना है 65:35, मतलब 13:7। ठीक है, और इसमें एक चीज़ बोली गई है कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो 39,000 ज़्यादा है कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। देखो जी, अब मुझे बताना है कि उन दोनों की सैलरी में डिफरेंस कितना है, ऑफिसर और वर्कर की।
तो अगर मैं यहाँ एलिगेशन यूज़ करूँ कि भाई मुझे वर्कर का भी पता है, ऑफिसर का भी पता है और एम्प्लॉय का भी पता है, एम्प्लॉय मतलब दोनों, वर्कर ऑफिसर मिला के टोटल एम्प्लॉयज़। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई मैं मान लेता हूँ कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी एक्स है, तो ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी होगी, एक्स प्लस 39,000, ठीक है। और वर्कर और ऑफिसर का मुझे एवरेज मतलब रेशो पता है कि इनका जो इनके नंबर्स हैं उनका रेशो कितना है, कि कितने वर्कर्स हैं कितने ऑफिसर्स हैं, उनका जो रेशो है वो है 13:7, ठीक है। तो ये संख्या अगर इससे ज़्यादा है तो ये संख्या कम होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 39,000। तो भाई इसके 3,000 गुना है, तो यहाँ पर भी 3,000 गुना होगा, 21,000। तो इसमें जो यहाँ पर जो इनकी सैलरी होगी वो 21,000 कम होगी, ये 39,000 ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 60,000 का। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पीछे वाले से सिमिलर ही है, बट इसमें थोड़ा डाटा चेंज कर दिया, जो चीज़ पूछी गई है वो भी अलग है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये है कि किसी कंपनी में 2 टाइप के एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे वर्कर्स और ऑफिसर, और एवरेज मंथली सैलरी ऑफिसर की कितनी है, 78,000 ज़्यादा किससे, कंबाइंड एवरेज सैलरी एम्प्लॉय से। जबकि जो मंथली सैलरी है एम्प्लॉय की वो 42,000 ज़्यादा है किससे, किसी वर्कर से। तो आपसे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं कितने, कंपनी में कितने ऑफिसर्स हैं, उनके परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ ये वर्कर हैं, ये ऑफिसर हैं और ये एम्प्लॉय हैं, तो अगर इसने कहा है कि अगर जो एम्प्लॉय है उसकी एवरेज सैलरी मंथली वो 42,000 ज़्यादा है वर्कर से, तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई वर्कर की एवरेज सैलरी एक्स है तो एम्प्लॉय की कितनी होगी, 42,000 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसकी एवरेज सैलरी जो होगी ऑफिसर की वो इसकी एम्प्लॉय की सैलरी से 78,000 ज़्यादा, तो मतलब इसकी कितनी होगी, 78 और 42 120, मतलब 1,20,000 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है जी। तो 1,20,000 प्लस एक्स होगी। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 42 रेशो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 78, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं काटना चाहूँ तो कितने से काट सकता हूँ, मैं 6 से काट सकता हूँ, 13 6 78, 13 7 42। तो अगर कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 7 एम्प्लॉय जो हैं वो क्या है, ऑफिसर हैं। तो 20 से अगर 100 पे जाएगा, 5 पे 7 कितना होगा, 35। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ स्कूल द फाइनल ग्रेड्स ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ एन एकेडमिक ईयर आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ग्रेड्स दैट द स्टूडेंट गेट्स इन हिज असाइनमेंट्स, ठीक है, टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। तो भाई किसी स्कूल में जो ग्रेड्स मिलते हैं किसी सब्जेक्ट में, वो उस स्टूडेंट के असाइनमेंट, टेस्ट और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और उनकी वेटेज बताई गई है आपको कि उनकी वेटेज कैसी है, 28% टेस्ट के लिए, 22% फाइनल एग्जाम के लिए, और 50% जो वेटेज है वो किसकी है, असाइनमेंट की। तो जो उसके ग्रेड आए हैं टेस्ट में वो 80 हैं, और 75 आए हैं उसके इसमें टेस्ट में, और एग्जाम में ग्रेड जो आए हैं उसके आए 86, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल ग्रेड क्या होगा पूरे साल का। तो ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, इसको हम डेविएशन से कर सकते हैं। कैसे, कि भाई मुझे ये पता है कि असाइनमेंट, टेस्ट और फाइनल एग्जाम इनका वेटेज कितना है, 28% और 22% और 50%, ठीक है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 14:11:25, ठीक है। अब इसमें उसके ग्रेड आए हैं 80, टेस्ट में आए हैं 75, और यहाँ फाइनल में कितने हैं, फाइनल में आए हैं उसके 86, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि उसके ओवरऑल ग्रेड भी 75 है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा हो गए, 14 पे, 14 पंजे 70, 70 ज़्यादा हो गए, प्लस यहाँ कितने हो गए, यहाँ ज़्यादा हो गए 11, 11 25 पे ज़्यादा होंगे तो 275, और ओवरऑल कितने हैं ये, ओवरऑल है ये 50। तो मैं डेविएशन देख लूँगा कि कितना होगा, तो 275 और 70 इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 315, ठीक है। 0 7 7 345 आएगा, सॉरी 15 नहीं 345 आएगा, ठीक है, बटे 50। 5 से इसको काटूंगा तो 5 6 30। अब देखो 6 पॉइंट समथिंग जाएगा नंबर, 5 6 30 और 5 9 45, 6.9 आ जाएगा। तो 75 में जब मैं 6.9 ऐड करूँगा तो 81.9 आएगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है ए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो भाई 10 स्टूडेंट के ग्रुप का जो मार्क्स है एवरेज वो कितना है, ए, और ए प्लस 8 जो है ना वो एवरेज है 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट। मतलब इसमें वो पहले वाले 10 स्टूडेंट हैं और 5 नए बच्चे हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज एक्स एंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट इज वाई, ठीक है। टोटल मार्क्स जो 10 बच्चों के आए हैं वो एक्स हैं, और टोटल मार्क्स जो 15 बच्चों के आए हैं वो वाई हैं, और एक्स रेशियो वाई आपको बताया गया कि 3/5 है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि 10 स्टूडेंट के ग्रुप का एवरेज ए है, और ए प्लस 8 जो है वो है 15 स्टूडेंट के ग्रुप का एवरेज, ठीक है।
तो मेरे को एक बात बताओ भाई कि इनका टोटल वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10A। टोटल सम अगर मैं बताऊँ मार्क्स का वो कितना आ जाएगा, 10A आ जाएगा। और इनका कितना आ जाएगा, 15A + 8। ये बराबर किसके होना चाहिए, x/y के। और x/y की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/5 दी गई है। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा 3 पे, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और ये 10A। तो इधर आएगा तो 1A बचेगा बराबर 3 8 24 और 3 72। ए की वैल्यू आ जाएगी 72। ठीक है, यहाँ से तो 72 आ गई ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू 72 आ गई, मतलब इन 10 बच्चों के ग्रुप के मार्क्स कितने थे, 72, और इनके थे 80। तो 72 × 10 720। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है a + x + y की ना। तो ए की वैल्यू आ चुकी है x और y की वैल्यू, तो ये होगी x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी होगी, 15 8 120 1200। तो जो नंबर होगा वो होगा 12 7 19 1900। आप है ना एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लिए हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 12 7 19 1900 और 90 1992 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू ये मैं PDF में करेक्ट करा दूंगा, ये ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये 35वां क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो DI से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ले लिया है इस टाइप का, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई इनपुट बाय आउटपुट का रेशो दिया गया है किसी फर्म का 5 साल के लिए। ठीक है, और आपसे दिया गया है कि अगर इनपुट 1998 मतलब इस साल में जो इनपुट था वो 1200 करोड़ है, तो आपको टोटल आउटपुट, और आपको दिया गया है कि टोटल आउटपुट 1998 और 2000 का कितना है, 2500 करोड़। तो आपसे पूछ रहा है कि इनपुट क्या है फर्म का 2000 साल में, तो सन 2000 में उसका इनपुट पूछ रहा है आपसे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर इनपुट बाय आउटपुट की रेशो क्या होगी, 9/10। मतलब अगर 9 यूनिट इनपुट है तो 10 यूनिट आउटपुट होगा, और इनपुट है कितना, 1200 करोड़। तो 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1200 करोड़। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200/9 और 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200/9 × 10। मतलब 3 से अगर मैं काटूंगा तो 4000/3। मतलब यहाँ पर इस साल में 1998 वाले साल में आउटपुट जो है वो है 4000/3 करोड़। ठीक है, या फिर नियरली अगर मैं बोलूँ 1300, तो एक हो गया 4300, तो 1300 पे पूरा कट जाएगा, 100 बचेगा तो वो 33.33। ठीक है, तो 1333.3 करोड़ के आसपास की संख्या आएगी इसके इनपुट की, इसके आउटपुट की। ठीक है, और इसकी यूज़ कहाँ पड़ेगा वो मैं भी बताऊँ आपको। अब देखो 1300 करोड़ आ चुका है इधर, ये बचा कितना होगा, ये बचा होगा 1200 तो नहीं होगा, 1100 पॉइंट समथिंग, 11.66 करोड़ इसके समथिंग बची होगी संख्या, जो कि होगा क्या, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगी आउटपुट फॉर्म 2000वें साल का जो आउटपुट है वो इसके बराबर होगा 11600 समथिंग करोड़ के। ठीक है, 11.66 करोड़ के कुल। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर ये 11.66 के बराबर है और आउटपुट इनपुट का रेशो जो है वो कितना है 1.8, तो मतलब ये है 9/5। ठीक है, तो इनपुट अगर 9 है तो आउटपुट 5 होगा। और भाई 5 की वैल्यू कितनी है, 11.66 ठीक है, तो ये नियरली इसके कितने के इक्वल है, ये इसके 230 गुना के आसपास है, क्योंकि 23 पंजे 115 होता है। ठीक है, तो ये इसके 230 गुना के आसपास है। तो अगर मैं बोलूँ इसके 230 गुना के आसपास ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, तो भाई 23 निमा कितना होता है, 180 और 27 207। ठीक है, तो 2000 से जस्ट बड़ी संख्या होगी, एक ही ऑप्शन है 2100 करोड़, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से आप इनको, तो आई एम श्योर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे और भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, जैसे हम मैथ्स के मॉक टेस्ट लाते रहते हैं। अभी हमने MTS और दिल्ली पुलिस की सीरीज शुरू की हुई है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम क्विज है, तो इस तरीके से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने SSC CGL के जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली टायर 2 के लिए मैथ्स और इंग्लिश का क्विज डेली स्टार्ट किया हुआ है। डेली हम मैथ्स के 5 क्वेश्चन लेते हैं टॉपिक वाइज, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, स्पॉटिंग एरर और अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड्स। ठीक है, तो इन सब को अटेंड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं आप, कि जिसमें हमने जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन हैं SSC CHS में पूछे गए हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और SSC के नोटिस से रिलेटेड एक अपडेट आया था अभी, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, और भी वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो आशा कर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी आपका सुझाव है किसी भी हमें वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लब। ठीक है, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।